दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। और एक बार आपको फिर नए मंडे की गुड मॉर्निंग। और 2024 भी अब समाप्ति की ओर है, एग्जाम नजदीक है। केनरा बैंक का एग्जाम 21 दिसंबर को आने वाला है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहे। आज की जो एमसीक्यू की शुरुआत है वो सभी बैंकों के लिए एमसीक्यू है, चाहे कोई केनरा बैंक किसी भी बैंक का है। लेकिन उसके बाद जो एमसीक्यू होगा वो होगा आरबीआई 1934 पीएनबी। उससे पहले एक मोटिवेशनल आर्टिकल कि हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। न हारना है न लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। बस केवल मंजिल को पाना है। तो इस टैगलाइन के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूं कि भाई केवल मंजिल को पाना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैं शुरू करता हूं आज का एमसीक्यू डायरेक्ट। और जो एमसीक्यू है उस सभी बैंकों के लिए है। बाकी आपकी जो एग्जाम में आएगा वो आपको वेरी करेगा कि थोड़ा बहुत आपके बैंक से आएगा, बाकी क्वेश्चन आपको कॉमन ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई। तो कैनरा वाले 21 दिसंबर को जरूर रेडी रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो शुरू करता हूं मैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। पहला क्वेश्चन है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। सिस्टम नहीं होता है, स्कीम होता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अ यूनिक नंबर प्राण, एक नंबर होता है प्राण। जब आपने एनपीएस अपना खोला होगा तो उसमें एक प्राण नंबर आता है। तो जो प्राण नंबर एक जनरेट होता है उसमें आपने ये बताना है कि जो पी होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है प्राण में, पी की। ठीक है। आपने एनपीएस खोला होगा ना, मतलब आपको पेंशन मिलेगी। पहले यू ओपीएस हुआ करती थी, उसको बोलते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर आई यूपीएस, फिर आई एनपीएस। और आजकल सरकार ने फिर अगले साल सितंबर से यूपीएस की घोषणा कर दी है कि मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी उसमें। यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट स्कीम अब सरकार दोबारा ला चुकी है, लेकिन उसके लिए भी आपको ये जो प्राण है ना, PRAN, इसको जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें 12 अंक होते हैं। तो आपने ये बताना है कि पी की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन आता है प्रीमियम, दूसरा आता है प्रेजेंट, तीसरा है परमानेंट, चौथा है पेंशन। तो इसमें जो पी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी परमानेंट, है ना। थोड़ा आपको एक बार इसके लिए रूबरू करवा देता हूँ कि क्या है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इस प्राण की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, आपकी पेंशन तक आपके साथ रहता है और नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। आपको भी दिया गया होगा और इसमें 12 डिजिट होते हैं। ठीक है। और सबसे पहले आपको प्राण को ही सब्सक्राइब करना पड़ता है, तब जाके आप एनपीएस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें पेंशन फंड भी दिया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है, आप बहुत इजीली कर लोगे। आप जितने क्वेश्चन है आपके फुल टू फुल मार्क्स इसमें आने चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, इससे 100+1% क्वेश्चन आएगा कि जो एनआई एक्ट है 1881 का, इससे 101% अगर क्वेश्चन जिस पेपर में नहीं आएगा ना तो आप बता देंगे सर इससे तो क्वेश्चन ही नहीं है। चेक से आएगा, चेक इसी में आता है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब नहीं है। देखो, प्रोमिसरी नोट एनआई एक्ट में आता है, पहले ही बता चुका हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये सब इस एनआई एक्ट में आते हैं। और जो अगर आपने कोई भी चीज सर्च करनी है अपने मोबाइल में बैंकिंग से रिगार्डिंग, तो आप आगे से एनआई एक्ट के थ्रू ही जो भी काम होते हैं बैंकिंग में, उसी एक्ट के थ्रू काम होती है। बोला मैंने छुट्टी देखनी, तो बोला एनआई एक्ट में तो है ही नहीं, ये तो फर्जी है। तो पहले आपको एनआई एक्ट 1881 लिखना पड़ेगा, फिर आपने जो भी काम कर रहे हैं उससे इस चीज का पता लगता है कि ये सही है या गलत है। तो ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। अब देखो, थोड़ा बहुत आपको एनआई एक्ट बता देता हूँ, जो नए हैं जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन नहीं किए उनको बता देता हूँ। ये एनआई एक्ट है, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। ठीक है, ये एक लिखित कानून है जिससे लोगों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों को परिभाषित करता है।
ये बैंकिंग के लिए है कि जितने भी फाइनेंशियल बैंकिंग है उनके लिए जो देनदार है उसको परिभाषित करता है, उनके अधिकार, उनके दायित्व को। इस कानून के तहत चेक बाउंस करने पर आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। अगर आपका चेक बाउंस किया जाए होता है तो जो एनआई एक्ट है इसके थ्रू ही आपको अपराधी घोषित किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहां से आएगा बंदा, इस कानून में लिखा है कि आपको क्या और कैसे और कब अपराधी घोषित किया जाएगा। चेक बाउंस के मामले में 2 साल तक की सजा या जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इज एनआई एक्ट नेशनल इंस्ट्रूमेंट। एनआई का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कि इसमें से जो ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर में नहीं आता है। आपको मैंने बता दिया, आपने इन पे जरूर ध्यान है कि कौन कौन से आते हैं। प्रोमिसरी नोट्स आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक भी आता है, मैं आपको मैंने ऊपर बता दिया है। इसमें करेंसी नोट्स नहीं आते, ठीक है, सही है भाई, इसमें करेंसी नोट्स नहीं आते हैं। अगला है, which section of the negotiable instrument act 1881 provides for protest, कि अगर आपने विरोध कर दिया एनआई एक्ट का, तो क्योंकि जब किसी के ऊपर अगर आप गलत एक्ट लगाते हो तो वो भी तो विरोध करेगा, तो वो कौन सी धारा है जो आपको विरोध करने के लिए प्रावधान देती है। मतलब विरोध ऐसे नहीं आपने बोल दिया, मतलब आप भी अपनी तरफ से बात रख सकते हो कि भाई मेरा जो चेक था उसमें ये समस्या थी, मैंने इस वजह से। वो कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपको प्रोटेस्ट करने में मदद देता है। प्रोटेस्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने झंडे लेके चले गए, नहीं, आप अपना भी केस दायर कर सकते हैं कि भाई मैंने तो ये दिक्कत थी इस चेक में, तब मैंने ऐसे किया है। तो आपको ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको विरोध करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मैं इसको इसलिए लाया कि ये एग्जाम में आने वाला तो नहीं है, लेकिन मैं इसको आपके लिए एक जानकारी के तौर पे लेके आया हूँ। कभी चेक की कोई समस्या आ जाती है तो आपको सेक्शन कौन सा देखना है कि हम इसका विरोध कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप क्योंकि क्लर्क बनने वाले हो तो ये वाली जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन है सेक्शन 99, 100, 101 और 102। ये तो बहुत आसान भी है याद करना, कि जो सेक्शन 100 है वो आपको एनआई एक्ट के विरोध करने में मदद करती है, मतलब ऐसा विरोध करने में नहीं है ना। नेक्स्ट, अ बिल ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, बिल सदैव बैंक के आहरित होता है। ठीक है, कि मतलब जो एनआई एक्ट है, जो बिल है, बिल वो बैंक के सदैव किस में होता है, मतलब वो ना उसका जो पक्ष है वो एनआई एक्ट के किस में होगा। एक आता है हुंडी, ये तो कहीं सुना नहीं है। टाइम बिल, ये भी नहीं है, और नन ऑफ दैट। अगर आप एनआई एक्ट में देखोगे तो एनआई एक्ट में केवल आपको मैंने बता दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चेक, क्योंकि एनआई एक्ट के क्वेश्चन है कुछ तो। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट इज इंक्लूडेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4 चीजें आती है, बार बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं मैं, तो कुछ तो रीजन हुआ इसका। क्वेश्चन डेली डालता हूं, कुछ तो कारण हुआ। पहला होता है चेक, चेक से क्वेश्चन आएगा, होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें बोला है शामिल नहीं है, चेक तो है। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी इसमें शामिल है, प्रोमिसरी नोट इसमें शामिल है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो म्यूचुअल फंड इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स आर एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कि जो एनआई एक्ट है उसके तहत चेक के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें होते हैं 4 प्रकार के चेक होते हैं। इस एक्ट चेक टाइप, चेक तो बहुत प्रकार के होते हैं दोस्त, तुम बोलोगे सर चेक तो कम से कम बहुत प्रकार के, लेकिन एनआई एक्ट के
जो दायरे में आते हैं, चेक 4 प्रकार के होते हैं। अब आपने मेरे को बताना है कि चेक 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 4। अब बोलोगे सर हम कैसे बताएंगे? चलो आपको मैं पहला बताता हूँ। पहला आपको होता है बियरर चेक, दूसरा होगा क्रॉस चेक। अब ये दो आपने बताने हैं कि ये कौन से चेक होंगे जो एनआई एक्ट के अंडर में आते हैं। अब आप बोलोगे सर चेक तो बहुत टाइप के होते हैं, पक्का 100% कमेंट आएगा कि सर चेक बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है भाई। हाँ। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये कि भारत का पहला वाइड लेवल एटीएम कहां पर किसने खोला था? ठीक है, पहला ऑप्शन है वक्रांगी, दूसरा है इंडिगस, तीसरा है इंडिया वन एटीएम और चौथा है मनी स्पोर्ट एटीएम। तो आपको पता है भारत का जो पहला एटीएम है, मैंने एटीएम की क्लास पहले ही ले चुका हूं। भारत का जो पहला व्हाइट एटीएम, सफेद एटीएम होता है, उसको खोला था इंडिगस ने। इंडिगस वो होता है कि जो आपको देखा होगा कि वो कहीं पर भी आपको लगा हुआ मिलेगा, उसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, वहां पे कोई बैंक नहीं होगा, वो वहां पर किसी दुकान के आगे वहां पर लगा होगा और आप वहां से रुपए निकाल सकते हैं। तो व्हाइट एटीएम पहले इंडिकेशन लगाया था, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो पहला व्हाइट लेवल एटीएम है वो इंडिकेशन लगाया था। और ये टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने स्थापित किया था और इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2013 से। व्हाइट लेवल एटीएम आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपने देखना है कि किसने किया था, इंडिकस ने। एटीएम सेटअप ऑन द ऑपरेट बाय नॉन बैंक्स आर कार्ड, कि गैर बैंक द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम कहलाते हैं। जो बैंकों के द्वारा, मैंने बताया जो गैर बैंक होते हैं। अब इंडिकस कौन सा बैंक है? कोई बैंक नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर है कि वो कौन सा एटीएम है जो गैर बैंक द्वारा स्थापित किया जाता है। तो उसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा वाइड लेवल एटीएम। इसमें दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको वाइड लेवल एटीएम कहा जाता है जो गैर बैंकों द्वारा वहां पर लगाए जाते हैं। ठीक है भाई। अगला है, यहां पर आएगा थोड़ा आपके लिए लंबा चौड़ा हिसाब किताब की, व्हाट इज वाइड लेवल एटीएम, कि सफेद लेवल का एटीएम क्या है। मैंने आपको 3 बार बता दिया है कि वो वाइड लेवल एटीएम वो होते हैं जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती है, वो वाइड लेवल एटीएम होते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था ऊपर वाइड लेवल एटीएम का, तीसरा क्वेश्चन है कि वाइड लेवल एटीएम क्या है। पहला है एटीएम सेटअप बाय कॉमर्शियल बैंक, ये तो गलत है। एटीएम सेटअप बाय शेड्यूल्ड बैंक, ये भी गलत है। और एटीएम सेटअप बाय नॉन बैंक्स, मैंने आपको बता दिया है कि जो गैर बैंकिंग स्वामित्व कंपनियों द्वारा एटीएम लगाए जाते हैं उनको कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है। तो अब फिर आपको थोड़ा याद करा देता हूं मैं यहाँ पे, जहां तक मेरे से हो सकता है मैं वो कोशिश करता हूँ कि आपको बार बार ये चीजें रिपीट कराऊं, ताकि ऐसा आए कि आप ऐसे बोलोगे मजा आ गया सर पेपर में भी, है ना। और बाकी आपके बैंक का भी आएगा, बोलोगे सर ये तो आया ही नहीं पेपर में, आप बोलोगे, लेकिन घुमा फिरा के यही पेपर में आएगा। ठीक है। वाइड लेवल एटीएम जिसको बोलते हैं WLA, एक स्वचालित टेलर मशीन है जिसका संचालन और प्रबंधन गैर बैंकिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा है गैर बैंकिंग संस्थाएं करती है। इन एटीएम से किसी भी बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। आप किसी भी एटीएम को ले जाना इंडिकैश बैंक में, वो आपको रुपए निकाल के दे देगा। इनके नगद जमा करना, पैसे निकालना और बिल भुगतान की सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हो चुकी है। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अभी क्या है, लीड बैंक सिस्टम वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो लीड बैंक है उनकी प्रणाली किस समिति के द्वारा शुरू की गई थी। एक लीड देख समिति है ना, समिति आप लोगों ने समिति तो सुना होगा मेरे हिसाब से, कि जब कोई भी काम होता है तो उसके लिए कमेटी बनती है। कोई सा भी काम होता है, जैसे अगर पे कमीशन आया 12 वाला, तो उसके लिए भी कोई कमीशन बैठा हुआ, कमेटी बैठी। तो हर काम के लिए कोई ना कोई कमेटी बैठती है, तब जाके वो काम किया जाता है। जो लीड बैंक प्रणाली को प्रारंभ किया था वो किस कमीशन, उसका हेड कौन था?
पहला है राजा चेलाई कमेटी। आपने ये कमेटी, अब अगर आपने जी के पढ़ा होगा ना तो वहां पे आपने सुना होगा ये केलकर कमेटी, निर्माण कमेटी, नरीमन और मल्होत्रा कमेटी। क्योंकि ये परसों एक दिन जेआईबी का पेपर था तो वहां बंदा बता रहा था कि सर ये मेरे पास आया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए इसको आज डाल दिया है। तो इसका आंसर है जो लीड बैंक की जो प्रणाली है वो आई थी नरीमन समिति के अंडर में। अगला है दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका तो मैं आंसर बताऊंगा नहीं वैसे, कि द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम अदर बैंक्स इज नोन एज। कि अगर कम समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से धन उधार लेता है, मतलब आरबीआई है, अब आरबीआई इतना बड़ा बैंक है, वो क्यों लेगा बैंकों से उधार, लेकिन बैंक अपना रुपए आरबीआई को जमा कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जब बैंक आरबीआई बैंकों से रुपए उधार लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है बैंक रेट, दूसरा है कॉल रेट, तीसरा है रेपो रेट और चौथा है रिवर्स रेपो रेट। तो जब आरबीआई बैंकों से रुपए लेता है, लेता नहीं मतलब देते हैं बैंक, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेपो रेट क्या है, जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर का इंतजार रहेगा, चाहे आप किसी भी बैंक से बिलोंग करते हैं। अगर आप बैंक भी लिख दें साइड में, सर मैं केनरा का हूँ, सर मैं पीएनबी का हूँ, सर मैं आरबीआई का हूँ, सर मैं नाबार्ड का हूँ, सर मैं आरआरबी का हूँ, मैं एलआईसी का हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया आ जाएगा हाँ कि इनको नॉलेज है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड्स इन एमडीआर एम स्टेट बॉन्ड। जो डेबिट कार्ड होता है ना उसके रिस्पेक्ट में जो एमडीआर होता है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। डेबिट कार्ड जिससे आप रुपए विड्रॉल करते हो उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। उसके रिस्पेक्ट में जो एमडीआर है उस एम की आपने फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम, चौथा है, तीसरा है मर्चेंट और चौथा है माइक्रो। तो उसकी जो फुल फॉर्म आ जाती है एम की, वो आ जाती है आपके सामने ऑप्शन नंबर थर्ड, मर्चेंट। तो ये जो आज का एमसीक्यू है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन पहले भी की होगी और कुछ क्वेश्चन अभी के हैं, ठीक है। और अपने कंप्यूटर पे जरूर प्रैक्टिस करते रहे। वहां जाके ऐसे नहीं कि आपको थ्योरी आ गई और प्रैक्टिकल में आप कुछ नहीं कर पाए, तो उसको भी जरूर करना। मैंने आपको बता दिया, मैंने लिस्ट बना रखी क्या क्या उसमें होगा, आरटीजीएस है, मैं रोज बताता हूँ और उसको पूछना है। तो अब इसके बाद जो भी शुरू होगा प्रोग्राम क्लास, वो होगी केवल पंजाब नेशनल बैंक, उसकी क्लास शुरू होगी। बाकी यहाँ से ट्वीट कर सकते हैं कि सर अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप कान पे लीड लगा के भी हमारे क्वेश्चन सुन सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लर्क बनने तक के सफर का हमारे साथ आपका संबंध बना रहे, ठीक है। तो अब यहाँ से पीएनबी वाले बैठे रहें और सुनते रहें। और बाकी पीएनबी वालों के लिए है आरबीआई एक्ट 1934, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो बताए जाएंगे, क्योंकि आपको उस दिन जो बताया था उसमें से थोड़ा और बचा हुआ है। तो मैं ले चलता हूं आपको पंजाब नेशनल बैंक की ओर। शुरू कर दें। तो परसों पीएनबी वालों का हार्दिक स्वागत है। परसों मैंने आपको बता दिया था कि आरबीआई का नेशनलाइज कब हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और उसके पहले जो वो थे हेड वो कौन थे, अंग्रेज हेड कौन थे और इंडियन हेड कौन थे। तो आज है रेगुलेशन पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, और मेन मेन पॉइंट आपको आज वो बताए जाएंगे। पहला है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट एंड कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट, सबसे पहले लाइसेंस। एवरी बैंक सेटअप इन इंडिया हैज टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक। सबसे पहले अगर
आपने बैंकिंग सिस्टम में कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहले तो उनको आरबीआई उनको लाइसेंस प्रदान करता है ना, ये तो पता है ना आपको, लाइसेंस प्रदान करता है। लेकिन अगर उसको उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो बैंक कहाँ अपील करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आरबीआई ने उनको लाइसेंस दे दिया, लेकिन अगर उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो वो सबसे पहले अपील कहाँ करेंगे, ये मेरा आज का पीएनबी वाले से आते ही पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या है, द रिजर्व बैंक कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द अदर बैंक, जो आरबीआई है उन पे मॉनिटर करती है उसके अरेंजमेंट, बैंक के अरेंजमेंट को देखते हुए। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिक्विड रिजर्व को रहने दी, थोड़ा आगे चलते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस, कि जो ब्रांच का एक्सपेंस क्या, एनी बैंक हैज टू टेक परमिशन टू द रिजर्व बैंक बिफोर ओपनिंग द न्यू ब्रांच एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि अगर भारत में कोई भी ब्रांच खोलनी है किसी बैंक ने तो आरबीआई से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाओ इंस्पेक्शन। अंडर सेक्शन 35 सेक्शन के अंडर में इंडिया बैंकिंग एक्ट द रिजर्व बैंक द extensive inspection rights under which the Reserve Bank do complete investigation of any bank's capital, funds, cash amount, loan and the securities management and system and possibilities of rectification of irregulation RBI can arrange liquidation और मर्जर। ये आरबीआई पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन करती है कि भाई इनके पास कितना लोन है, कितना इनका फंड है, कितनी इनकी कैपिटल है और इनके पास अमाउंट कितना है। ये चीज सब रेक्टिफाई करने के बाद तब आरबीआई इनको परमिशन देती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिक्विडेशन ऑफ मर्जर। अगर अब मर्जर की बात आती है, मर्जर मीन्स होता है एक साथ मिलाना, तो द रिजर्व बैंक कैन अप्लाई द कोड अंडर सेक्शन 38 द बैंकिंग एक्ट फॉर द लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स विद वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशन टू दोज हु इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलेटिवली बेटर। अगर कोई बैंक उसका लिक्विडेशन वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो उसको क्लोज करने में या मर्ज करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। आफ्टर क्लोजिंग द रेगुलर बिजनेस फॉर 6 मंथ्स, मोरिटोरियम पीरियड होता है 6 मंथ का, प्लान्स टू मर्ज विथ स्ट्रॉन्ग बैंक, कि अगर आपका फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं रहा, जैसे अभी कुछ बैंकों का रहा है, तो एक मोरिटोरियम पीरियड होता है, वो 6 महीने का होता है। तो उसके बाद बैंक आरबीआई बैंक को मर्ज कर देता है किसी इससे एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ जिसका बिजनेस, जिसका अमाउंट, जिसका फाइनेंशियल सिस्टम सही हो, उसके साथ वो उसको मर्ज कर देता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है गार्जियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो गार्जियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसी। जो आरबीआई है वो जो फॉरेन की करेंसी है उसको एक्सचेंज करता है, बेचता है और खरीदता है, with the objective of keeping the foreign exchange rates stable and also safeguards the foreign exchange reserve of the country, कि जो कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो करेंसी आरबीआई करती है ताकि किसी भी उससे हमारे को नुकसान ना हो और हम उससे सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, जो सूचना है पब्लिक के लिए, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई बैंक इंडिया इज आल्सो टू पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री करेंसी, डेट मार्केट, करेंसी फाइनेंस, इकोनॉमिक कंडीशन एंड बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। कि जो आरबीआई है वो पब्लिक को टाइम टू टाइम बताती रहती है कि वो महंगाई हो गई, मार्केट में उतार आ रखा है, चढ़ाव आ रखा है, और अभी हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है वो टाइम टू टाइम बताती रहती है आरबीआई। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, की जो कृषि का जो सिस्टम है वो क्या है वो बताता हूँ आपको। टू स्टडी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट अंडर द एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम टू एडवाइज द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके बारे में आरबीआई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सूचनाएं प्रदान करती रहती है।
नेक्स्ट, अब आते हैं अन्य टास्क। अब चीज भाई को थोड़ा इंग्लिश में हाथ टाइट है, तो इसलिए मैं उसकी पूरी इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, बस आपने सुनना है बस कि क्या क्या ड्यूटीज है आरबीआई की, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अदर टास्क। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स मेनी अदर डेवलपमेंट फंक्शंस। दीज फंक्शंस इंक्लूड अप्रूवल द implementation of loan and agriculture twice the ट्रांसफर नाबार्ड। ये जो एग्रीकल्चर के लिए लोन है और कोई फाइनेंशियल टास्क है तो वो नाबार्ड को ट्रांसफर कर देता है, कौन? आरबीआई। ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेड बिल्स, लेंडिंग द गवर्नमेंट परचेस एंड द वैल्यूएबल। जो भी सिक्योरिटीज है, ट्रेडिंग बिल है, वो उसको बेच और खरीद सकता है जो वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है भाई। लास्ट में इट आल्सो एक्ट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड रिप्रेजेंट इंडिया मेंबरशिप। ये जो ये एक्ट है वो आईएमएफ को भी इसके बारे में जानकारी होती रहती है। एक्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन एज फॉलो, कि मतलब जो नीचे एक्ट हैं क्या क्या है, उनमें क्या क्या फॉलो करना है, एक बार थोड़ा देखें। सबसे पहले है, अगर मैं बात करता हूं कि सेक्शन 2 है, शेड्यूल बैंक टू विच आरबीआई प्लेस द सेकंड शेड्यूल ऑफ द, ये तो 1934 का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सेक्शन 17, वेरियस बिजनेस डन बाय आरबीआई हैज बीन शोन, कि अगर बिजनेस अच्छा है तो आरबीआई उसका शो सेक्शन 17 में करता है। सेक्शन 18 है, आरबीआई प्रोवाइड्स इमरजेंसी लोन्स एंड बैंक्स टू कंसेशनल रेट, कि जो आरबीआई 18 में है कि जो आरबीआई जो इमरजेंसी लोन बैंक को प्रोवाइड करती है वो सेक्शन 18 में आता है। और सेक्शन 20 में बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सेक्शन 20 बैंकर गवर्नमेंट के लिए है। और सेक्शन 21 है ऑथराइज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया, कि सेक्शन 21 में जो ऑथराइज फॉर गवर्नमेंट है इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं कोई भी, जैसे हमारे आरबीआई वगैरह वगैरह। तो ये था आज का पीएनबी का सेशन, ठीक है भाई। और इसमें आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने मेन थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आया होगा कि क्या काम है इनका। ये डायरेक्ट एक्शन मैंने आपको शायद बताया नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं बताया, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आरबीआई का काम इंस्पेक्शन और मर्जर, लाइसेंस, लिक्विड अरेंजमेंट आपको मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज का आपका सेशन। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।